हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। होप सो आप सब लोग अच्छे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2.1 बिजनेस स्टडीज में क्लास 12th। तो आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले बात स्टार्ट होती है मीनिंग से कि भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जनरल गाइडलाइंस है। जनरल गाइडलाइन, जनरल का मतलब वो रिजिड नहीं है, वो फिक्स नहीं है, वो जनरल है। तो जनरल गाइडलाइंस है जो कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगी वाइल टेकिंग डिसीजंस लाइक बीइंग द मैनेजर। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो दे आर जनरल गाइडलाइंस, दे आर नॉट परमानेंट। तो ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगी। नाउ पॉइंट कम्स कि भी फीचर्स क्या है इसकी। अच्छा, फीचर्स को हम करेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, नेचर भी बोल सकते हैं। तो जब हम स्टार्ट करते हैं फीचर्स का, तो पहला कहता है कि यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब है या यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। इसका मतलब है दे कैन बी अप्लाइड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वेदर बिजनेस इज स्मॉल, इट इज बिग, वेदर इट इज बिजनेस मेकिंग, वेदर इट इज नॉन बिजनेस मेकिंग, वी कैन अप्लाई इन एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में भी इनको यूज कर सकते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा टाइम मैनेजमेंट। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो अपना एक टाइम मैनेजमेंट करेंगे कि भी मुझे कितने आवर्स में कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है। तो वहां भी हम मैनेजमेंट का यूज कर रहे हैं। तो हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो दैट मीन्स मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व। तो इसका मतलब आप इनको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब है दे आर नॉट फिक्स, वो फिक्स नहीं है। दे आर नॉट जस्ट लाइक द प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाय आइंस्टाइन, लाइक द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। दे आर नॉट सो रिजिड, दे आर एक्चुअली फ्लेक्सिबल। तो दे आर नॉट, दे आर कंटिंजेंट, दे आर नॉट फिक्स। इनमें चेंजेस किए जा सकते हैं, ऑल्ट्रेशंस किए जा सकते हैं। टॉक अबाउट बेस्ड इन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का क्या मतलब है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए एक सबॉर्डिनेट है और उसके 2 या 3 बॉस हैं, और पहला बॉस उसको कुछ ऑर्डर दे जाता है। ठीक है, डन। अब ऑर्डर दे दिया भाई, तो वो उसका काम कर रहा है। अब सेकंड बॉस आया कि भाई मेरा काम ये कि सर वो जो पहले वाले बॉस ने बोला था। क्यों, आप क्या समझते हो मैं बॉस नहीं हूं? अब वो आपस में नहीं लड़ेंगे बॉसेज, उसको बोलेंगे कि भाई मैं बॉस हूं, मैं और बड़ा बॉस हूं, बट जबकि वो इक्वल रैंक वाले बॉस है। तो होगा क्या, तीसरा बॉस आएगा, वो भी अपना बॉसिज्म दिखा के चला जाएगा। तो अब सबॉर्डिनेट की सिचुएशन क्या होगी, सबॉर्डिनेट कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूज कि अब मैं किसका काम करूं भाई, या फिर जॉब छोड़ दूं, क्या करूं। तो दैट इज समथिंग व्हाट कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आपने सर इसमें हमने क्या सीखा, हमने सीखा ड्यूअल सबॉर्डिनेशन क्रिएट्स कंफ्यूजन। अगर आप 2 या 3 लोगों को सबॉर्डिनेट कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट इज, अगला है हमारा मेनली बिहेवियरल। बिहेवियरल का मतलब है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस है, ये मशीन्स के ऊपर बेस नहीं है। किसके ऊपर बेस है, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस है। एंड ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर माइंड। टॉक अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब वही है कि इनके अंदर आप ऑल्टरेशंस कर सकते हैं, इनके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं एज पर द सिचुएशन, एज पर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड। नेक्स्ट इज फॉर्म्ड थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। मतलब जितने भी प्रिंसिपल्स लेट डाउन हुए हैं, जितने भी स्कॉलर्स हैं, सबसे ज्यादा जो फेमस स्कॉलर्स हैं लाइक हेनरी फ्यूल एंड डब्ल्यू टेलर। तो इन लोगों ने जो प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए हैं, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू किए हैं, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू किए हैं। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उन लोगों ने किए, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट इज आपका जर्नल गाइडलाइंस है। जर्नल गाइडलाइंस का मतलब है वो डेफिनेट नहीं है, वो परमानेंट नहीं है, उनके अंदर चेंजेस हो सकते हैं। तो दे आर, दीज आर द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है दे प्रोवाइड इनसाइट टू मैनेजर्स। मैनेजर्स को एक नॉलेज प्रोवाइड करते हैं सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम टू टेक राइट डिसीजंस। टॉक अबाउट लाइक बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज करते हैं तो देन यू विल बी मोर एफिशिएंट, ज्यादा एफिशिएंसी होगी, तो आपके डिसीजंस अच्छे होंगे और जो रिसोर्सेज आपको अवेलेबल हैं उनका आप बेस्ट यूज कर पाएंगे। टॉक अबाउट फुलफिलमेंट ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने कहा सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फुलफिल करेंगे आप, थ्रू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज करते हैं तो आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होगी, आप अपने कस्टमर्स को बेटर सर्व कर पाएंगे, और इससे आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर सकते हैं। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस व्हेन यू प्रोवाइड टू द कस्टमर्स। टॉक अबाउट लाइक व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो किसने दिए, बाय गिवन बाय हेनरी फ्यूल।
अब ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, दे आर जनरल प्रिंसिपल्स। तो ही वाज वन फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट इन फ्रांस, तो वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट था फ्रांस में और उसने ये 14 प्रिंसिपल्स दिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसकी बुक, जो उसने बुक लिखी, जिस बुक में उसने प्रिंसिपल्स दिए, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो 14 प्रिंसिपल्स हैं। एक और बात मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि 14 प्रिंसिपल्स के नाम को रटने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप नाम रट भी लेते हैं तो फायदा क्या है, आपसे क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि भाई 14 प्रिंसिपल्स बता दीजिए, ऐसे नहीं पूछेंगे वो आपको एक केस स्टडी देंगे और आपको बोलेंगे कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज हो रहा है। इसका मतलब इन डेप्थ नॉलेज आपको रिक्वायर्ड है। आपने उसको क्रैम कर लिया नाम को, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आपने नाम लिख के वहां छोड़ दिया कि जी बस, नो, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों। तो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो इसलिए आप अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, पहला है आपका डिवीजन ऑफ वर्क। वो कहता है कि वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। द वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड द वन पार्ट शुड बी गिवन टू वन वर्कर एंड द पर्सन डूइंग पार्ट ऑफ द जॉब ही विल बिकम स्पेशलाइज्ड। मतलब वो जो पार्ट ऑफ द जॉब को बार बार करेगा तो उसका स्पेशलाइजेशन उस चीज में आ जाएगा। आपने कहा सर कोई एग्जांपल दीजिए। जैसे मान लीजिए एक कारपेंटर है और उसका काम केवल पॉलिशिंग का है। अब वो बहुत एक्सपर्ट हो जाएगा पॉलिशिंग में, वो फर्नीचर नहीं बना रहा, केवल पॉलिशिंग कर रहा है। तो उसका काम ही है, क्योंकि पार्ट ऑफ द जॉब है, वो पूरा ओवरऑल फर्नीचर नहीं बना रहा है। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क। आपने कहा फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा वो स्पेशलाइज हो जाएगा, उसका क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव होगा और प्रोडक्शन भी इंप्रूव होगा। टॉक अबाउट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। व्हाट इज अथॉरिटी? पावर टू टेक डिसीजन। एंड व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑब्लिगेशन टू डू द वर्क। मतलब अथॉरिटी का मतलब पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? ऑब्लिगेशन टू डू द वर्क। अब दोनों रिक्वायर्ड हैं। आपने कहा सर अथॉरिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा? अथॉरिटी मिसयूज होगी। और आपने कहा सर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी तो वर्क कांट बी डन। तो बोथ विल गो हैंड इन हैंड, दोनों के अंदर एक क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। तो ये एज पर हेनरी फ्यूल। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। अब देखिए डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं, एक वर्ड है, इसके अंदर कुछ कीवर्डिंग्स आते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं डिसिप्लिन की, ओबीडियंस ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर डिसिप्लिन मेंटेन होना बहुत जरूरी है। अगर डिसिप्लिन ही मेंटेन नहीं है तो वहां स्ट्राइक्स होंगे, लॉकआउट्स होंगे, या फिर आपके जो इनडिसिप्लिन क्रिएट होगा तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्क कर नहीं सकता। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है? दैट इज व्हाट कॉल्ड ओबीडियंस ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस। आपको इंश्योर करना है कि डिसिप्लिन मेंटेन है। आपने कहा सर अगर डिसिप्लिन मेंटेन है नहीं है तो क्या होगा? देयर विल बी क्योस, तो वहां पे क्योस होगी। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रिंसिपल है जो गिवन बाय हेनरी फ्यूल। यूनिटी ऑफ कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। आपने कहा सर यूनिटी ऑफ कमांड होते क्या, वो भी तो बता दीजिए। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है वन सबऑर्डिनेट गेटिंग ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। मतलब एक सबऑर्डिनेट को केवल एक ही बॉस से ऑर्डर मिले। आपने कहा सर क्या वो बॉस 10 लोगों का भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यूनिटी ऑफ कमांड तो वहां भी है। मान लीजिए एक पर्सन अपने ऊपर एक ही बॉस देख रहा है, चाहे वो बॉस किसी और का भी है, हमें उससे क्या है, पर मुझे तो ऑर्डर एक ही पर्सन दे रहा है ना। जैसे एक पर्सन 3 लोगों को ऑर्डर दे रहा है तो हर पर्सन का बॉस एक ही है। आपने देखा होगा आर्मी में भी, जैसे मान लीजिए एक पर्सन के नीचे मान लीजिए 15 सोल्जर्स हैं, मान लो सूबेदार के अंडर मतलब 15 सोल्जर्स हैं, तो जो 15 सोल्जर्स हैं वो सुन तो एक ही बंदे की रहे ना, तो दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन। बट अगर मेरे 2 बॉस हैं, वो भी मुझे ऑर्डर कर सकता है, वो भी ऑर्डर कर सकता है, तो फिर वहां यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन नहीं है। तो व्हाट इज यूनिटी ऑफ कमांड? यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि आपका केवल एक ही बॉस है, आपको एक ही पर्सन को रिपोर्ट करना है। अगर आपको 2-2 3-3 लोग बोल के चले जाएंगे ये कर लीजिए, फिर दूसरा कह रहा है ये कर लीजिए, तीसरा कह रहा है ये कर लीजिए, अब आप सिर पकड़ के बैठ जाएंगे, भाई किसकी मानूं? अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट इज, तो ये आपका हो गया यूनिटी ऑफ कमांड। अब देखिए यूनिटी ऑफ कमांड का एक एग्जांपल हम स्कूल से भी ले सकते हैं। जैसे एक स्कूल में एक टीचर है, उसके टीचर के ऊपर जस्ट बॉस जो है उसका एचओडी है, एचओडी के ऊपर आपका जैसे मान लीजिए हेड मास्टर है। अब कई बार आपको हेड मास्टर भी ऑर्डर कर देता है, कई बार आपको एचओडी भी ऑर्डर कर देता है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे यार किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दूं। एज पर द रूल होना चाहिए यूनिटी ऑफ कमांड में कि जो हेडमास्टर है ही विल टेल whatever he want to say to the HOD and HOD should tell it to the teacher। तो वहां पे एक यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन रहेगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी हेडेड विद वन प्लान वन बॉस। मैं रिपीट कर रहा हूं, द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी हेडेड विद वन प्लान वन बॉस।
तो यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कई बार आपसे डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो यूनिटी ऑफ कमांड जो है दैट इज पर्सन बेस, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है वो है एक्टिविटी बेस। यूनिटी ऑफ कमांड ड्यूअल सबऑर्डिनेशन को रोकता है और ये ओवरलैपिंग ऑफ वर्क को रोकता है, एक काम एक ही बार होगा। अंडरस्टूड आई थिंक। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब जो एम्प्लॉय है उसको अपने इंपोर्टेंस अपनी अपनी कोई किसी जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको लोअर करना है और जो जनरल इंटरेस्ट है उसको बड़ा करना है। और जैसे मान लीजिए ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है, घर में बर्थडे पार्टी भी है, किसी भी मतलब किसी भी फैमिली मेंबर की, तो आपके लिए जो एज पर हेनरी फ्यूल है वो है जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट है ऑफिस मीटिंग जिसमें सारे एम्प्लॉयज का और ऑर्गेनाइजेशन का फायदा है। तो उसको क्या करना चाहिए, अपनी जो बर्थडे पार्टी के बजाय उसको इंपोर्टेंस देनी चाहिए मीटिंग को, क्योंकि वो जनरल इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। तो सबऑर्डिनेट करना है, किसको सबऑर्डिनेट करना है, पर्सनल इंटरेस्ट को, मतलब पर्सनल इंटरेस्ट नीचे रहे और जनरल इंटरेस्ट ऊपर रहे। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, सैलरी टू एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज की जो सैलरी है वो रेगुलर होनी चाहिए और ऑन टाइम होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए एंड ऑन टाइम होनी चाहिए। आपने कहा सर फायदा क्या है, देखिए फायदा हम ले लेते हैं। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, पिछले 4-5 महीने से सैलरी नहीं मिली, आप सोचिए उस पर्सन की क्या हालत होगी। सोचिए आप उससे कहेंगे यार अच्छे से काम करो, अरे कहाँ से करें भाई, सैलरी तो दे दीजिए। अब सैलरी दोगे तो काम करेंगे हम, तो इसका मतलब सैलरी टाइम से होनी चाहिए। अब आपने कहा सर अगर सैलरी टाइम से तो मेहनत से काम करेगा, नहीं रीजनेबल भी होनी चाहिए। मान लीजिए आपने एक पर्सन को 2 या 3 हज़ार रुपये आज की डेट में या 4 हज़ार रुपये की सैलरी पे रखा हुआ है और काम उससे आप ले रहे हो 10 हज़ार रुपये का, 20 हज़ार रुपये का, तो वो भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। तो रीजनेबल भी होनी चाहिए, रेगुलर भी होनी चाहिए, मतलब ऑन टाइम होनी चाहिए। तो ऐसी होनी चाहिए जिससे वो अपना एक नॉर्मल लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब जो ये वर्ड है ये जो प्रिंसिपल है मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है सारे डिसीजन एक जगह लिए जाना, जैसे हेड ऑफिस है और बहुत सारी ब्रांचेस हैं किसी कंपनी की और सारे डिसीजन हेड ऑफिस में लिए जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और अगर सारे डिसीजन लोअर लेवल तक लिए जा रहे हैं तो इसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब सेंट्रलाइजेशन मतलब एक ही जगह डिसीजन लेना, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो आपने कहा सर कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहता हूं एज पर हेनरी फ्यूल देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन द टू, देयर शुड बी इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। क्या होना चाहिए इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। आपने कहा इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन से क्या मतलब है कि जो मोर इंपॉर्टेंट वर्क है, जो मोर इंपॉर्टेंट वर्क है दैट शुड बी सेंट्रलाइज्ड। मतलब जैसे करोड़ों रुपए की डीलिंग होनी है कंपनी की, भाई करोड़ों रुपए की डीलिंग होनी है तो फिर क्या करोगे आप, हेड ऑफिस डिसीजन लेगा। आपने कहा सर ऑफिस के लिए कंज्यूमेबल्स खरीदने हैं, फिनाइल खत्म हो गई है पोछा लगाने के लिए ब्रांच के अंदर, अब भैया इन बातों को हेड ऑफिस से पूछवाओगे तो हेड ऑफिस वाले पागल हो जाएंगे। तो फॉर दैट आपको थोड़ा डिसीजन मेकिंग पावर देनी पड़ेगी। तो जो रूटीन वर्क है दैट शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड। नेक्स्ट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन का क्या मतलब होता है, इट इज ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड, ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब ये कैसे चलती है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इट इज ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। तो जैसे मान लीजिए टॉप पे दो डिपार्टमेंट है, ए ये वाला डिपार्टमेंट ये वाला डिपार्टमेंट, एंड ए इज द एट द टॉप मोस्ट अथॉरिटी। अब मान लो ए को बात डी को बोलनी है तो ए को डी से डायरेक्ट बात नहीं करनी चाहिए, अगर वो बात करेगा तो उसकी जो अथॉरिटी है वो डाउन हो जाएगी। तो उसको क्या करना है, ए बी को बोलेगा, बी सी को बोलेगा और सी डी को बोलेगा। आपने कहा सर मान लीजिए ए को बात पहुंचानी है जी तक, तो ए ई को, ई एफ को और एफ जी को बोलेगा। तो ये होता है यूनिटी ऑफ कमांड। आपने कहा सर अगर ये ए जो है वो डायरेक्ट डी को बोलेगा तो ये जो बी और सी है वो थोड़ा सा अनईजी फील करेंगे, वो सोचेंगे हमारी वैल्यू ही नहीं है। या फिर मान लीजिए डी डायरेक्ट ए के पास चला जाए तो क्या होगा, बी और सी बोलेंगे हमें रख क्यों रखा भाई। तो जरा इसको समझ लीजिए, दैट इज व्हाट कॉल्ड स्केलर चेन। अब स्केलर चेन मेंटेन होनी चाहिए क्योंकि इससे अथॉरिटीज मेंटेन रहती हैं, पर इसमें कई बार इमरजेंसी होती है। तो मान लीजिए सी जो है अपने सेम लेवल पे दूसरे डिपार्टमेंट में अगर बात करता है, इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। मैं रिपीट कर देता हूं, दो अलग when the two subordinates working in two different departments at the same level and if they maintain a contact with each other is what called gangplank. Gangplank is violation of scalar chain. इसमें स्केलर चेन टूट गया, स्केलर चेन क्या हो गया, इसमें ब्रेक हो गया। आपने कहा सर क्यों ब्रेक हो गया, क्योंकि मैंने बोला था कि आपका
टॉप से बॉटम की तरफ चलेगा या बॉटम से टॉप की तरफ चलेगा। अगर मान लो इसको अपनी कोई प्रॉब्लम बतानी है तो बॉटम से टॉप की तरफ चलेगा, सजेशन देना है बॉटम से टॉप की तरफ चलेगा, अगर इसको ऑर्डर्स देने तो टॉप से बॉटम की तरफ चलेगा। बट यहाँ पे तो सेम लेवल है, टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप नहीं चल रहा है। तो ये गैंग प्लैंक है। इसमें क्या होता है, व्हेन द टू सबऑर्डिनेट्स वर्किंग इन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड मेंटेनिंग ए कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इज व्हाट कॉल्ड गैंग प्लैंक। अब आपने कहा सर गैंग प्लैंक हमें कभी यूज करना चाहिए, ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के केस में गैंग प्लैंक यूज होना चाहिए एज पर हेनरी फ्योल। वो कहता है कि जब वो कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हैं तो उनको अपने इमीडिएट बॉस को ये बात बतानी होगी। अपने जैसे इसका इमीडिएट बॉस बी है, इसका इमीडिएट बॉस ई है, इनको बताना पड़ेगा कि हमें कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहे हैं, बट इट शुड बी अलाउड ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट हम बोलेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। नेक्स्ट इज ऑर्डर। अब भाई ये वो वाला ऑर्डर नहीं जो आप सोच रहे हैं कि किसी को ऑर्डर देना, नो। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है दो टाइप के ऑर्डर होते हैं, सोशल ऑर्डर एंड मटीरियल ऑर्डर। मटीरियल ऑर्डर कहता है राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी एट राइट प्लेस। मैं रिपीट कर देता हूँ, राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग शुड बी एट राइट प्लेस, दैट इज व्हाट कॉल्ड सोशल ऑर्डर। नहीं, राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग बोला तो दैट इज मटीरियल ऑर्डर। एंड व्हाट इज सोशल ऑर्डर? सोशल ऑर्डर होता है राइट प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन शुड बी एट राइट प्लेस, उसको बोलते हैं सोशल ऑर्डर। दोनों मेंटेन होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अकाउंट्स रूम में अकाउंटेंट नहीं है, रिसेप्शन पे रिसेप्शनिस्ट नहीं है, और दोनों बैठ के कैफेटेरिया में कॉफी पी रहे हैं, तो कौन सा ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है, जरा बताइए। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए शू रैक पे शूज नहीं है, घर में गए आप और शू रैक में शूज नहीं है, तो कौन सा ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है। मान लीजिए बुक रैक में बुक नहीं है, तो कौन सा ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो मुझे लगेगा कि आप लोग क्लास में अटेंटिवली सुन रहे हैं। नेक्स्ट इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी का मतलब है जस्ट एंड काइंड मैनर से एम्प्लॉइज को ट्रीट करना, और इक्वल वेज फॉर द इक्वल वर्क, हार्श वर्ड्स यूज नहीं करना, जस्ट एंड काइंड मैनर से एम्प्लॉइज को ट्रीट करना। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल। यहाँ पर्सोनेल का क्या मतलब है? पर्सोनेल का मतलब होता है एम्प्लॉइज। क्या होता है? एम्प्लॉइज। तो स्टेबिलिटी का मतलब उनका जो टेन्योर है वो स्टेबल होना चाहिए। अगर आप जल्दी जल्दी अपने एम्प्लॉइज को निकालेंगे तो ऐसा नहीं है कि भी नया एम्प्लॉय जल्दी से एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप जल्दी जल्दी एम्प्लॉइज को निकालेंगे तो इसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत बुरा रहता है। तो एम्प्लॉय स्टेबल होने चाहिए, तभी वो होल हार्टेडली वर्क करते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में बात करते हैं, उनको कम से कम ये बात का सिक्योरिटी रहता है कि भी हमको ओल्ड एज तक, जब तक रिटायरमेंट नहीं होते, हमें यहाँ काम करना है, तो वो होल हार्टेडली काम कर सकते हैं अगर चाहें तो। बट टॉक अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, अगर मुझे लगता है एक ऑर्गेनाइजेशन में हम ज्वाइन करते हैं, हमें लगता है कि हर 2 दिन में कोई बंदा छोड़ देता है, हर 2 दिन में एक नया बंदा आ जाता है, तो इट्स नॉट ए गुड साइन फॉर ए गुड ऑर्गेनाइजेशन। टॉक अबाउट इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू द एम्प्लॉय सो दैट दे विल एक्सेप्ट द चेंजेस होल हार्टेडली। मतलब एक इनिशिएटिव लेना। जैसे मैं कहता हूं कि हु इज द वॉलंटियर, कौन आगे आएगा, कौन अपॉर्चुनिटी को लेगा, तो इनिशिएटिव प्रोवाइड करना। अगर आपने अपने एम्प्लॉय को कोई इनिशिएटिव ही नहीं दिया कि चलो ये काम करके दिखाओ, तो फिर वो काम को सीखेगा कैसे भाई? तो दैट इज व्हाट कॉल्ड इनिशिएटिव, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज। एस्पिरिट डी कॉर्प्स, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है गिवन बाय हेनरी फ्योल। ये कहता है टीम वर्क, यूज द वर्ड वी इंस्टेड आई। मतलब हमें वी का यूज करना है। जैसे मान लीजिए एक स्कीपर ऑफ द क्रिकेट टीम है और वो कह रहा है कि मैंने जीत दिलाई। अरे भाई ये ना बोलो, टीम है ये, तो आपको बोलना है कि हमने जीत दर्ज की। वी, यूज द वर्ड वी इंस्टेड आई। वी से लगेगा कि हम एक टीम है, और आई से लगेगा कि भाई यार भाई मैं ही कर रहा हूं जो कर रहा हूं, ऐसे तो नहीं होगा, इट्स ए टीम। तो एस्पिरिट डी कॉर्प इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। तो मैंने आप लोगों को ऑल 14 प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन किए, मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस और जो आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, हाँ मैंने सारे एक्सप्लेन किए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, शेयर कीजिए और प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। इट विल गिव मी एनकरेजमेंट टू मेक न्यू वीडियोज़। थैंक यू सो मच।